मैं साथ में चलता-चलता ये बता दूँ कि ये कोई एडवर्टाइज़मेंट का चैनल नहीं है, हम किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहे। मैं एक जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस, बिटकॉइन, क्रिप्टो और एआई का एनालिस्ट हूँ। अ, मैं बिटकॉइन नहीं बेच रहा किसी को, आप बिटकॉइन जहाँ से मर्ज़ी चाहें खरीदें, ना खरीदें, रखें, ना रखें, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मेरा काम है आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देना कि दुनिया में हो क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि दुनिया के अंदर अ, जो हिस्ट्री जो दुनिया हमारी आज की दुनिया है उसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक ताल्लुक है। सो पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे कि 11th टू 15th सेंचुरीज, ये तकरीबन 500 साल का एक पीरियड गुजरा है, जिसके अंदर जो अल अल अंदलूसिया, जिसको जो स्पेन का हिस्सा है, आइबेरियन पेनिनसुला जिसको कहते हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती रहीं, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है उन तमाम इवेंट्स के साथ जो दुनिया में आज हो रहे हैं। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे चलते हुए अप टू द 19th सेंचुरी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन थी और दुनिया की सबसे पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा थी, जिसने इंडिया यानी हिंदुस्तान, जो उस ज़माने में हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, इन इलाकों पे उसने हुकूमत की, कब्ज़ा किया, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आजकल के दौर से। उसके बाद पार्ट टू में जो हम फ्यूचर में वीडियो पोस्ट करेंगे उसमें हम शो करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा करने के बाद अमेरिका पे की रिसोर्सेज पे किस तरह कब्जा किया। पार्ट थ्री में हम आपको बताएंगे फिर जो 20th सेंचुरी के अंदर जो वॉर्स हुई हैं, खासतौर पे जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वो क्यों हुई, किस तरह करवाई गई, उसका क्या आउटपुट था। और फाइनली पार्ट फोर में हम जिक्र करेंगे आज के दौर का, आजकल जो जंगें हो रही हैं और जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर जो बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी है, और एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप है। सो वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट के 11th टू 15th सेंचुरी में क्या होता था। आपको, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन नहीं भी मालूम हो तो ये पता होना चाहिए कि 9th और 10th सेंचुरी के अंदर, एक्चुअली 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से, ये जो आइबेरियन पेनिनसुला था, जिसका बड़ा हिस्सा जो है उसको आजकल स्पेन कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो पट्टी है उसको पोर्चुगल कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के ऊपर पाया जाता है और यूरोप के नीचे, यानी ये स्पेन यूरोप का हिस्सा है लेकिन नॉर्दर्न यूरोप के नीचे का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम हुकूमत थी, जो कि कॉर्डोबा में सेंटर्ड थी और ज़रागोजा में सेंटर्ड थी, वो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, और बाकी हाफ जो है वो क्रिश्चियन रूल्ड था। लेकिन ओवर द सेंचुरीज मुस्लिम असर वहाँ पे कम हो गया, और फिर अगर आप राइट साइड पे देखें तो क्रिश्चियंस का इन्फ्लुएंस आ गया। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि स्पेन वाहिद कॉन्टिनेंट था उस दौर में जहाँ पर तीन मज़ाहिब के लोग साथ साथ रहते थे, जूइश, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। सो ये वो पीरियड था तकरीबन 800 साल जहाँ पे हुकूमत मुसलमानों की रही, जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस की एग्जाम्पल दुनिया को दिखाई गई। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरक्की हुई, फिलॉसफी में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग एंड कॉमर्स में। ख़ास तौर पे पोर्चुगल जो है वो दुनिया का बैंकिंग एंड कॉमर्स का सेंटर बन गया था। लेकिन एंड ऑफ 15th सेंचुरी में, तकरीबन 1490s में, जो क्रिश्चियन रूलर्स थे, स्पेशली कैस्टिला और अरागोन, जिसका हिस्ट्री में जिक्र आता है, इन्होंने पूरे के पूरे पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया सिवाय पोर्चुगल के, और वहाँ पर जो मुस्लिम और जूइश पॉपुलेशंस थी उनको वहाँ से निकल के जाना पड़ा। सो कुछ यूरोप चले गए, कुछ मिडल ईस्ट की तरफ आ गए। अब यहाँ पर यह बात बताना बड़ी ज़रूरी है कि जो जूइश कम्युनिटी थी वो हाईली एजुकेटेड थी, हाईली एंट्रेंच थी सोसाइटी के आला ओहदों पर, वो गवर्नमेंट का हिस्सा थी, वो साइंस का हिस्सा थी, वो डिप्लोमेसी का हिस्सा थी, वो फाइनेंसिंग का हिस्सा थी, बैंकों का हिस्सा थी, कल्चर का हिस्सा थी। तो जब आइबेरियन पेनिनसुला से बहुत सारे जूइश कम्युनिटी के लोग निकले, जो कि बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी वहाँ की, और वो जब यूरोप आए तो उन्होंने यूरोप के कॉमर्स और फाइनेंस के नक्शे को बदल दिया। एंड दैट इज़ हाउ यू विल सी कि यूरोप का जो राइज हुआ उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तो जिसको हम जूइश डायस्पोरा कहते हैं, क्योंकि जब इनको आइबेरियन पेनिनसुला से निकाल दिया, पोर्चुगल से भी और स्पेन से भी,
तो इनके पास जो काम था यूरोप में जो ये कर सकते थे वो सिर्फ गोल्डस्मिथ का काम कर सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में क्रिश्चियन किंगडम्स जो थी वो जूइश किंगडम्स के ऊपर, सॉरी, जूइश कम्युनिटीज़ के ऊपर अ, बंदिशें लगाती थी, उनके ऊपर पाबंदियां लगाती थी, क्योंकि उनका एक हिस्टोरिक राइवलरी थी, एक हिस्टोरिक दुश्मनी थी, एक हिस्टोरिक नफरत थी उनकी आपस में। तो जो जूइश लोग थे वो अक्सर गरीब भी होते थे लेकिन बहुत पढ़े लिखे भी होते थे, और वो अपने ट्रेड में बहुत महारत से काम करते थे। तो उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर एक बैंकिंग का नेटवर्क फैलाया, हालांकि उनके ऊपर उनको खुल के काम करने की इजाज़त नहीं थी, तो वो कई कई बहुत सा काम सीक्रेटली करते थे, सीक्रेटली मनी लेंड भी करते थे। और चूंकि क्रिश्चियन मज़हब के अंदर मनी लेंडिंग जायज़ नहीं थी और गोल्डस्मिथ का काम भी जायज़ नहीं था, तो ये काम जूइश कम्युनिटी के हाथों में आ गया था। उसके बाद अब क्या हुआ कि लंदन एक ट्रेडिंग हब था उस ज़माने का, चूंकि उस ज़माने में अमेरिका नया-नया आज़ाद हुआ था, पोर्चुगल, स्पेन से बहुत सारे जहाज़ जाकर वहाँ से सोना चांदी लेकर आते थे, ट्रेड होता था, तो लंदन एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। और 15th सेंचुरी के अंदर वन ऑफ द अर्लीस्ट जूइश फैमिलीज जो कि स्पेन और पोर्चुगल से माइग्रेट करके लंदन आई थी, उसमें मेंडीज फैमिली और बेन वेनिस्ते फैमिली के नाम मशहूर हैं। इसके अलावा और भी हैं, और इन्होंने देखते ही देखते लंदन के ट्रेड और कॉमर्स का नक्शा बदल दिया, बिकॉज इन्होंने अपने जो पोर्चुगीज कॉन्टैक्ट्स थे, जहां वो पहले काम करते थे, वो अपने साथ सारे ले आए और उन्होंने लंदन की ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में चार चांद लगा दिए। तो इस तरह इन लोगों को, हालांकि 1656 तक इनको इजाज़त नहीं थी कि ये लंदन में आकर रहें, तो ये आकर सीक्रेटली रहते थे, छुप कर रहते थे और काम करते थे, और कई दफ़ा अपने नाम, आइडेंटिटी भी बदल दिया करते थे। तो अब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि 17th और 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इंडिया जाकर हिंदुस्तान की रिसोर्सेज पर काफ़ी कब्जा कर रखा था, और वहाँ से वो कमोडिटीज़ निकाल के पूरी दुनिया में बेचा करते थे। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोली पावर था, यानी वो जो ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत थी, उन्होंने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स दिए थे कि वो इंडिया की जितनी भी कमोडिटीज़, मिनरल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर वगैरह हैं, वो उसको दुनिया में जहां मर्जी बेचें, और समंदर के जिस रास्ते से वो जाएं, कोई कंपटीशन ही नहीं था। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई, और बहुत ज़्यादा इंडिया की तो खैर वो मालिक थी ही, वो दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, जिसमें इंडोनेशिया भी था, जिसमें कनाडा भी था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा कारोबार, तिजारत और प्रोड्यूस करके अपनी वेल्थ में बेतहाशा इजाफा कर चुकी थी। तो अब हुआ ये कि ये जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे, जो कि ट्रेड, कॉमर्स और बैंकिंग में बहुत महारत रखते थे, उनके ताल्लुकात हो गए थे रूलिंग रॉयल फैमिलीज के साथ, खास तौर पे इंग्लैंड में। और वो इन फैमिलीज को फाइनेंस भी करते थे, खास तौर पे जंग के दौरान। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस की कई मरतबा जंग होती थी, तो ये जूइश फाइनेंशियर्स और बैंकर्स ही थे जो इनको फंड करते थे, इसलिए इस कम्युनिटी के पास पैसा आता गया। और फिर जो ब्रिटिश रॉयल्टी थी, वो वहाँ पर एक सोसाइटी होती है जिसको फ्री मेसन सोसाइटी कहते हैं, और उसकी दो ब्रांचेस थी, जैकोबाइट और प्री हैनोवेरियन। इन दोनों ब्रांचेस में जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे वो भी पेनिट्रेट हुए हुए थे, और उसकी वजह से वो रॉयल फैमिलीज के बहुत करीब थे, बहुत फेवर्स लेते थे, उनके बड़े बड़े काम करते थे। लिहाजा जूइश कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ बढ़ती चली गई। और तकरीबन 17th सेंचुरी के अंदर जो 5 बैंक्स थे, लंदन के सबसे बड़े बड़े बैंक, जिनका नाम है चाइल्ड एंड कंपनी, होर्स बैंक, स्मिथ, फॉरेस्टर वगैरह, ये सब इन जूइश फैमिलीज के हाथों में थे, और इनके ताल्लुकात रॉयल फैमिली और किंग्स और क्वींस के साथ भी होते थे। तो अल्टीमेटली आगे चल के हुआ ये कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में ब्रिटिश मोनार्की ने उसको 3 कंपनियों में तोड़ दिया, बिकॉज़ वहाँ पे इंटरनली लोग रेजिस्ट कर रहे थे, लोग कहते थे कि सिर्फ आपने मोनोपोली इसको क्यों दे रखी है। तो जब उन्होंने 3 कंपनियों में उसको तोड़ दिया, तो ये जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने इसके शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसके शेयर्स एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिए। सो मच सो कि चूंकि ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी और दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसलिए ये जो जूइश कम्युनिटी के जो बैंकर्स और ट्रेडर्स थे, ये इवेंचुअली शेयर होल्डर्स बल्कि डायरेक्टर्स बन गए, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, देयरफॉर उनकी वेल्थ में बेतहाशा इजाफा हुआ।
और फिर बाद में 1694 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ, जो कि एक सेंट्रल बैंक था, उसके अंदर सिर्फ 1268 शेयर ओनर्स थे। यानी ये एक प्राइवेट बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फाइनेंस करता था, वो सिर्फ 1268 लोगों के हाथों में था, जिसमें प्रिडोमिनेंटली यही वो जूश फैमिलीज थी, जो कि बढ़ के 1946 में 17,000 शेयर होल्डर्स हो गए। लेकिन 250 साल तक आप देखें, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड था वो एक प्राइवेट इदारे की तरह चलता रहा, और उसने इस वजह से भी बहुत अपनी वेल्थ में इजाफा किया। तो फाइनली हुआ ये कि 19th सेंचुरी के अख्ताम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब नहीं थी, अब उसकी सक्सेसर कंपनीज थी, लेकिन बहरहाल काम वो वही करती थी, उनके पूरे दुनिया में रिसोर्सेज फैले हुए थे। सो चावलों की फील्ड्स हिंदुस्तान में, कपास कॉटन की फील्ड्स, चाय की फसलें, वो ज़मीन भी ओन करते थे, वो लोग भी ओन करते थे। फिर उन्होंने डायमंड्स निकाले, रूबीज निकाली, इंडोनेशिया में उन्होंने कॉफ़ी की बीन्स निकाली, कॉफ़ी की प्लांटेशंस। फिर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर उन्होंने शीप फार्मिंग की। फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में शुगर केन फार्मिंग की। कनाडा और नॉर्दर्न यूरोप में लकड़ी का कारोबार किया। गोल्ड की माइंस इन्होंने बनाई कैलिफोर्निया में, मेक्सिको में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखते ही देखते 19th सेंचुरी के आखिर तक ये तमाम लोग, उन्होंने फिर रेल रोड पे और स्टीम इंजन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर तकरीबन गलबा हासिल कर लिया। सो ये है हमारे पार्ट 1 की समरी कि किस तरीके से इस कम्युनिटी ने, जो कि लंदन में बेस्ड थी और इसको लंदन मनी किंग्स भी कहते हैं, किस तरीके से ये दुनिया के रिसोर्सेज पर काबिज हो चुकी थी। इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए रेफरेंसेस मौजूद हैं, जो मैं अपने चैनल में भी डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1। सी यू इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।